नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा मिश्रा। देश के सभी एग्जिट पोल बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बनने का संकेत दे रहे हैं। बीजेपी इन एग्जिट पोल के सच होने का इंतजार भी कर रही है। वहीं नई सरकार बनने पर आडवाणी, सुषमा स्वराज जैसे वरिष्ठ नेताओं की भूमिका तय करने पर भी पार्टी में विचार किया जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी नेताओं के बीच मुलाकातों का सिलसिला जारी है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इन मुलाकातों के मायने क्या है। तो बीजेपी की नई सरकार बनने की सूरत में पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं की भूमिका पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मंगलवार को पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। वहीं पार्टी से नाराज बताई जा रही सुषमा स्वराज से पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और अरुण जेटली ने मुलाकात की। बीजेपी में तेज हुई हलचल, तय होगी वरिष्ठ नेताओं की भूमिका। पार्टी नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी। कई सीनियर नेता पार्टी से बताए जा रहे हैं नाराज। एग्जिट पोल के अनुमानों को सच मानकर बीजेपी नई सरकार बनाने की कोशिश में जुट गई है। वहीं पार्टी ने नई सरकार बनने की सूरत में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों की भूमिका पर रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। संघ भी साफ कर चुका है कि पार्टी के उम्रदराज नेता नए लोगों के लिए जगह खाली करें। पार्टी के लिए यह मामला इसलिए भी पेचीदा है क्योंकि पार्टी सहित एनडीए की सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में जानी है। आडवाणी और जोशी दोनों ने ही चुनाव से पहले मोदी की पीएम उम्मीदवारी के ऐलान पर विरोध जताया था। ऐसे में बीजेपी को इस बात की आशंका है कि ये दोनों दिग्गज मोदी कैबिनेट में काम करने की इच्छा रखेंगे। हालांकि पार्टी ये मानकर चल रही है कि आडवाणी एनडीए संयोजक के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन इस हालत में भी आडवाणी को वाजपेयी सरकार की अपनी वो पुरानी नंबर 2 की हैसियत और ताकत मोदी सरकार में मिलेगी, इस पर आशंका जताई जा रही है। 1990 के दशक के बाद से ही पार्टी वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी की तिकड़ी के हाथ में रही। यहां तक कि 2004 के बाद भी जब वाजपेयी सक्रिय राजनीति से दूर हुए, तब भी सत्ता का केंद्र आडवाणी, जोशी के चारों ओर ही घूमता रहा। तब मोदी इन दोनों दिग्गजों की सरपरस्ती में थे। लेकिन आज देश में मोदी सरकार की संभावना के बाद मोदी जहां सबसे ताकतवर हो चुके हैं, वहीं पार्टी के दिग्गज खुद में सिमट चुके हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने मंगलवार को आडवाणी और जोशी से मुलाकात की। बताया जाता है कि गडकरी ने दोनों नेताओं से नई सरकार में उनकी भूमिका को लेकर बात की। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज भी पार्टी से नाराज बताई जा रही हैं। पार्टी उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी के चलते पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और गडकरी ने सुषमा स्वराज से मुलाकात की और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। इसी बीच पार्टी महासचिव अमित शाह और अरुण जेटली के बीच भी मुलाकात हुई है। पार्टी नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है, जिनमें दिग्गजों की भूमिका पर चर्चा हो रही है। पार्टी का एक धड़ा ये भी मान रहा है कि इस मामले में आरएसएस को दखल देना चाहिए। माना जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने सहयोगियों के साथ इस मसले पर चर्चा करने वाले हैं। आरएसएस के नेताओं का साफ मानना है कि बीजेपी के उम्रदराज नेताओं को नए लोगों के लिए भी रास्ता खाली करना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है, आडवाणी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता अब किस भूमिका में होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। और इधर पार्टी से नाराज बताई जा रही सुषमा स्वराज से नितिन गडकरी मिलने पहुंचे और इसके बाद गडकरी ने कहा कि सुषमा स्वराज नाराज नहीं है। गडकरी के जाने के कुछ देर बाद पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी सुषमा स्वराज के घर उनसे मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन आधे घंटे तक मुलाकात चली। हालांकि सुषमा ने नाराजगी की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ये बस एक औपचारिक मुलाकात थी और कुछ नहीं। इसके बाद सुषमा स्वराज दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हो गई। राजनाथ जी और नितिन जी के मेरी मुलाकात के बारे में जो कयास लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। नितिन जी और राजनाथ जी मुझसे मिलने आए थे। ये केवल शिष्टाचार भेंट थी। चुनाव परिणामों से पहले हम सब एक दूसरे से मिलना चाहते थे। जब उन्हें ये पता चला कि मैं आज भोपाल जा रही हूँ और कल वहाँ नहीं होंगी, तो वो दोनों मिलने आ गए। 11 बजे नितिन जी आए, 11:15 बजे राजनाथ जी आए। बिल्कुल रूटीन शिष्टाचार भेंट थी और कोई दूसरी बात उसमें नहीं थी। तो मतगणना से पहले एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बीजेपी के अंदर हलचल तेज हो गई है और लगातार कवायद शुरू की जा चुकी है कि किस तरीके से पार्टी में किसे क्या भूमिका निभानी है। जोड़ तोड़ में पार्टी लगी हुई है। बहरहाल
तमाम हलचल पर और जो मुलाकातें चल रही हैं, इन मुलाकातों के क्या मायने हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रवीण कपूर जी जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ जाने माने सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट एस के दत्ता जी भी जुड़े हुए हैं। दत्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, अभी नतीजे आने में देरी है, लेकिन बीजेपी के अंदर ये जो हलचल है, इसको क्या नाम दिया जाए? क्या जो नाराजगी पहले थी वो नाराजगी अब भी है? अब इस बात को लेकर नाराजगी है कि उनकी भूमिका क्या होगी? देखिए, कौन नाराज है कौन नहीं नाराज है, ये भी बहुत ऐसा विषय है जिस पे कोई भी बाहर का व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता। मगर मजे की बात यह है, करीब 2.5 महीने पहले हम इसी चैनल पर थे और भी चैनलों पर थे, तो समस्या ये प्रवीण जी, माफ कीजिएगा, आपके पास आ रही हूं। राजनाथ सिंह इस वक्त कुछ कह रहे थे। हम लोगों की बराबर जो है दिल्ली में बैठक होती है सर, यदि करने के लिए आते स्वाभाविक रूप से पूरे दिन भर का जाता, इसलिए मैंने ये कहा जा रहा है कि कुछ बातें टेलीफोन पर हो रही, मैंने कहा कि जो इलेक्शन कैंपेन का जो अपना अनुभव रहा है उसको शेयर करेंगे। और मोदी जी आज हम लोग बैठ करेंगे, लेकिन इतनी बात पक्की है कि नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अगला मुख्यमंत्री, गुजरात का अगला मुख्यमंत्री, सबके रोल के सभी नेताओं के रोल का जहां तक प्रश्न है, मैं पार्टी की बैठक बुलाऊंगा, सारे वरिष्ठ नेता उसमें मौजूद होंगे और सारे वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श सबके क्या भूमिका होगी। और गुजरात के अगले मुख्यमंत्री का सवाल जो है कि नरेंद्र मोदी को रिप्लेस कौन करेंगे, अब इसकी जल्द ही आप सबको जानकारी मिल जाएगी। तो जिस तरीके से राजनाथ सिंह की, हालांकि पूरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन जो कुछ भी समझ में आया उसके मुताबिक वो इतना जरूर कह रहे थे कि इलेक्शन कैंपेन के बाद विचारों को जानने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके का अनुभव रहा, किस तरीके का अनुभव नहीं रहा। बहरहाल जो हलचल है, फिलहाल वो हलचल यही है कि कुछ वरिष्ठ नेता नाराज चल रहे हैं अपनी भूमिका को लेकर। उन्हें ये नहीं पता कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें क्या भूमिका दी जाएगी। इसी बात को लेकर नाराजगी इस समय बीजेपी के अंदर देखी जा रही है और मुलाकातों का दौर चल रहा है, मनाने का दौर चल रहा है। जिस तरीके से आज सुषमा स्वराज के बारे में अगर बात की जाए तो ये तमाम बातें सामने आई। हालांकि सुषमा स्वराज की तरफ से बाद में इन तमाम बातों को खारिज किया गया और ये कहा गया कि सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी। बहरहाल एस के दत्ता जी के पास चलेंगे। दत्ता जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी हलचल को, इस मुलाकात को आप क्या नाम देंगे? पूजा, मैं समझता हूं कि चहल पहल हलचल अगर है तो चहल पहल और हलचल को नाराजगी का रूपरेखा देना शायद मीडिया की एक बेहतरीन कला में से है और मीडिया इस कला के लिए जानी जाती है। रूलिंग अलायंस के दफ्तर में सन्नाटा है, वहां पे शायद मीडिया जाके ढूंढे तो पता चलेगा कि शायद वहां पे नाराजगी है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे अगर चहल पहल है और लोग आ रहे जा रहे, जिस तरह की उम्मीद लोगों में लग रहा है कि अब एक पावर स्ट्रक्चर पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा और तब्दीली होगा, एक और दिन की इंतजार करनी है, उसके बाद नतीजा निकलने के बाद पता चल जाएगा। पर एग्जिट पोल को अगर मैं सही मानूं और मेरे आकलन के हिसाब से भी अगर अगर सटीक बैठता है तो मैं समझता हूं कि ये चहल पहल और ये लोगों का आना जाना स्वाभाविक है, क्योंकि हवा की रुख किस तरफ है अब लगभग सबको पता चल गया है। तो उसको एक मतलब नाराजगी कह देना लोगों के बीच में या फिर नेताओं के बीच में, मैं उस दिशा में नहीं देखता हूं। शायद ये मुझे लगता है कि एक होड़ हो सकता है आपके मंत्रालय के आवंटन को लेके और मंत्रालय के बंटवारा को लेके। तो नेचुरल है कि एक कहावत है हिंदी में कि बहती गंगा में सब लोग हाथ धोना चाहते हैं। तो ऐसी बहती गंगा में अगर लोग अगर हाथ धोने की कोशिश अगर कर रहे
तो उसको नाराजगी का शब्द देना मेरे लिए लगता है कि उचित नहीं है। नाराजगी वैसे कार्यालय पे होती है जो पार्टी के कार्यालय या फिर जो पार्टी हारती है, और वहां से आप थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि 17 तारीख से वहां से बहुत सारी खबर मीडिया को मिलेगी जो पार्टी हारने जा रही है, और वहां से शायद बहुत सारे नाराजगी का खबर आ सकता है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की चीजें हो रही है, या फिर संघ कार्यालय पे या फिर बीजेपी कार्यालय पे जिस तरह की चहल पहल है, वो एक नेचुरल है, एक एंथुसियाज्म का लहर है। उस एंथुसियाज्म में रणनीति क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो सब चीजें पेश है। अगर व्यक्तिगत तौर पर बात की जाए, जिस तरीके से सुषमा स्वराज पूरे कैंपेन के दौरान भी उन्होंने एक तरीके से अपने आप को सीमित रखा, या यूं कहा जाए कि उन्हें सीमित रखा गया, क्योंकि पूरा जो बीजेपी का कैंपेन था कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा, और यही वजह यहां पर निकल कर आ रही थी कि नाराजगी, और खासतौर पर टिकट बंटवारे के समय भी हमने देखा कि किस तरीके से एक बार सुषमा स्वराज ने ट्विटर के जरिए भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उसके बाद अभी मतगणना होने में वक्त है, लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से ये जो मुलाकात हुई, क्या इसका संदर्भ उससे जोड़कर देखा नहीं जा सकता कि हो सकता है कि सुषमा स्वराज नाराज हो इस बात को लेकर? नहीं, अगर नाराजगी की बात अगर आती है तो, और अगर जैसे आपने कहा कि मोदी जी के आसपास और मोदी जी ही के उस पे केंद्रित रहा है पूरा कैंपेनिंग, तो उस हिसाब से, और वो सही भी है कि नरेंद्र मोदी जी वाज अ प्राइम फोकस ऑफ द कैंपेनिंग, तो उस चीज को अगर सच मान के अगर एनालिसिस करने की कोशिश करूं, तब तो मुझे लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम जितने नेता हैं सबके सब शायद नाराज हैं, क्योंकि एक व्यक्ति पे फोकस रहा है पूरा कैंपेनिंग। मैं इस चीज को इस हिसाब से देखता हूं कि हाँ, पॉलिटिशियंस भी नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स होने के नाते कभी कभी अपने बातों को सार्वजनिक कर देते हैं, और वो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करते हैं। मतभेद हो सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, और किसी भी संस्था, किसी भी संगठन के अंदर मतभेद होता है। मतभेद को एक नाराजगी का वो डेफिनेशन दे दे या फिर तू मैं का डेफिनेशन दे दे, और उसके बाद तमाम तरह की इंटरप्रिटेशन करे, मैं मानता हूं कि वो शायद थोड़ा सा नाइंसाफी होता है। और पॉलिटिशियंस क्योंकि हमेशा कटघरे में रहते हैं, तो वो लोग अगर छींकते भी हैं तो फिर लोगों को लगता है कि वो तो छींकना नहीं हुआ, वो बम गिराने वाली बात हुई है। हाँ जी, दत्ता साहब आपके पास लौटती हूं। सवाल दरअसल इसलिए ये उठ रहे कि वो तमाम वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत ज्यादा पहले उनकी तरफ पॉजिटिव रुख नहीं था, जिन से आज मुलाकात हो रही है। प्रवीण जी से जानना चाहेंगे। प्रवीण जी, आडवाणी से मुलाकात, जोशी से मुलाकात, सुषमा स्वराज से मुलाकात, ये लगता नहीं कि वो तमाम चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी के खेमे से माने जाते हैं? कौन किसके खेमे में है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर मुझे इतना जरूर मालूम है, मैं दत्ता जी से पूर्णतः सहमत हूं कि जो भी दल जीतता है उसको लेकर के लगभग ये हर चुनाव के बाद ये एक सप्ताह इसीलिए बना है, नतीजे आने तक और नतीजे आने के 4-5 रोज बाद तक, कि ये नाराज है और वो नहीं नाराज है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं बड़ी सीधी सी। एक घर परिवार में एक छोटा सा उत्सव होता है, विवाह शादी होती है, कितने रिश्तेदार नाराज होते हैं, कितने नहीं होते हैं, आते तो सब है ना। बिल्कुल वही स्थिति है। एक अच्छा मौका है परिवार के लिए, तो स्वाभाविक रूप से जो लोग वरिष्ठ हैं सबसे पहले उन्हीं को मनाया जाएगा, उन्हीं को अमान मुनव्वल भी होगा। तो स्वाभाविक है ये प्रक्रिया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन वरिष्ठ नेताओं के मन में ये बात है कि हो सकता है कि जिस तरीके से तमाम चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें दरकिनार किया गया, टिकट बंटवारे के समय उनकी पसंद नहीं पूछी गई, अब जबकि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि अगर एग्जिट पोल सही होते हैं तमाम जिस तरीके से अलग अलग चैनलों की तरफ से किए गए, तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होने जा रही है प्रधानमंत्री के तौर पर। तो उसके बाद की जो स्थिति बनेगी, उसके बाद क्या नरेंद्र मोदी इन तमाम वरिष्ठ नेताओं को तरजीह देंगे जिस तरीके से इन्हें उम्मीद है, जिस तरीके से इन्हें मिलनी चाहिए? आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले एसके दत्ता जी से इसका जवाब लेती हूं।
पूजा, मैं समझता हूं कि नया सरकार आने के बाद चुनौती क्या है, इकोनॉमी की जो दुर्दशा है उसको कैसे रिवाइव किया जाए, हमारे देश के गवर्नेंस में जो एक पॉलिसी पैरालिसिस हो गई है उसको कैसे ठीक किया जाए, ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पे मुझे लगता है कि मीडिया को फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत बड़ी चुनौती हैं और इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है और इस चीज से देश को कैसे बचाया जा सकता है और बाहर किया जा सकता है, वो महत्वपूर्ण चीजें हैं। इन सब चीजों पे चर्चा होने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि कौन नाराज है, कौन नाराज नहीं है, किसको मंत्रालय मिला है, किसको मंत्रालय नहीं मिला, उसके चलते कौन नाराज हो गए, कौन छोड़ गए, कौन आ गए, ये सब चीजें बहुत ही पैटी चीजें होती हैं। मैं समझता हूं कि देश के हित में और देश के चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनौती क्या है और क्या उस चुनौती पे नया सरकार कायम हो पाती है और जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जितने सारे वादा किया गया है, उन सब वादों को कैसे पूरा किया जाता है, इन सब चीजों पे पोस्ट पोल, मतलब कि चुनाव अब खत्म हो चुका है, इन सब चीजों पे मुझे लगता है कि गंभीरतापूर्ण मीडिया को इन सब चीजों को उठाना चाहिए और इन सब चीजों पे डिबेट होने की आवश्यकता है। ना कि जाहिर तौर पर जी किसके रसोई में क्या पक रहा है और किसने किसको कौन सा खाना खिलाया और किस हिसाब से वो खाना खाया गया, वो सब चीजों पे मुझे लगता है कि बयानबाजी करके एक मुद्दा खड़ा करने की आवश्यकता नहीं होती है। महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन सब चीजों पे डिस्कशन अगर हो, मेरा व्यक्तिगत राय है कि वो ज्यादा उचित रहता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे, खासतौर पर जनता से संबंधित मुद्दे हैं, उन पर जरूर चर्चा होनी चाहिए और अब जबकि चुनाव खत्म हो गया तो जरूर ये प्राथमिकता होनी चाहिए तमाम कम से कम जो जीते हुए लोग हैं या फिर जो उम्मीद रख रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है, कम से कम इन सब बातों को भी सामने रखें। लेकिन बहरहाल जो चीजें इस समय दिखाई दे रही है उसी चीजों को मीडिया भी उठाता है, इसलिए हमने भी इस मुद्दे को उठाया है फिलहाल कि जो स्थिति नजर आ रही है बीजेपी के अंदर वो आखिर किस ओर इशारा कर रही है। क्या बीजेपी के अंदर अब जबकि एग्जिट पोल के नतीजे के मुताबिक एक बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभर रही है, क्या अंदरूनी मतभेद जो है बीजेपी के अंदर अब एक बार फिर से खुलकर सतह पर आने की संभावना बन रही है क्या? इसीलिए हम इस चर्चा पर आज हैं दत्ता साहब। प्रवीण जी से जानना चाहेंगे। प्रवीण जी, वही सवाल मैं आपसे भी करना चाहती हूं कि वरिष्ठ नेताओं को किस तरीके से जगह दी जाएगी? क्या उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि इस बार भी कहीं हो सकता है उन्हें दरकिनार किया जाए? ये कैसे संभव है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उसमें आडवाणी जी, सुषमा जी का महत्व ना हो? ये तो कल्पना से भी परे बात है। अब किसको क्या मिलेगा ये तो नेतृत्व तय करेगा और जो तय करने वाला नेतृत्व है उसका आडवाणी जी और सुषमा जी दोनों भाग हैं, तो हम इस चिंतन में क्यों पड़े हैं, वो बहुत अजीब बात है। मैं तो दत्ता जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। पहले भी मैंने एक बार आपकी अनुमति लेके आपके चैनल में ट्विटर और फेसबुक से जुड़ी हुई एक चीज रखी है। कल का मैं आपको दिखाता हूं, पढ़ के सुनाता हूं। मेरे साथ फेसबुक में बहुत से बच्चे हैं, मतलब बच्चों से मेरा मतलब यूथ, और एक लड़की है हरियाणा में, उनका एक मैसेज आया और उसमें उन्होंने पूछा, सर अब हमें जॉब्स की अवेलेबिलिटी आपको क्या लगता है कब से हो जाएगी? उसका जो मतलब, वो लड़की लगातार कैंपेनिंग में ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत एक्टिव रही है और उसका इतनी जल्दी ये मैसेज आना, मुझे उसे जवाब देना पड़ा कि बेटा आप कम से कम नई सरकार को 1 जून से 6 महीने का समय दीजिए। तो मुझे लगता है आपके एक जिम्मेवार मीडिया के नाते आप लोगों को भी बजाय हमें कोई हनीमून पीरियड देने के, हमारे घर का गठन कैसे होगा उस पर ध्यान देने की बजाय इस पर ध्यान देना चाहिए। जो जनता को, खासतौर पे युवा वर्ग को शिक्षा और नौकरी की से लेकर के हमारी अपेक्षाएं हैं, वो हम कितनी जल्दी पूरी करते हैं। आप हमारा पोस्टमार्टम उसको लेके कीजिए। आप हमारे बारे में 1 जून से ही शुरू कर दीजिए कि भाई हमें टाइम बाउंड तरीके से लोगों की समस्याएं हल करनी है, ना कि ये कोई विषय ही नहीं है। सुषमा जी और आडवाणी जी क्या बनना चाहते हैं ये 4 लोग बैठ के तय कर लेंगे। लेकिन अगर इसका मौका आप लोग ही दे रहे हैं, अगर हम मीडिया इस मसले को उठा रहा है, जनता के एजेंडे पर आप बात नहीं कर रहे हैं, आपके यहाँ अंदरूनी खींचतान इस वक्त छिड़ी हुई है। इस परिवार में नहीं है। वहां प्रियंका वडेरा को लेकर के राहुल गांधी बड़ा परेशान है।
आपको मैं सच बताता हूं, राहुल को यह लग रहा है कि अम्मा ने प्रियंका वडेरा को आगे कर दिया, उसके चक्कर में भ्रष्टाचार का मुद्दा, परिवार के भ्रष्टाचार का मुद्दा भी देश के सामने आ गया। नतीजा कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हार गई। अब राहुल कह रहे हैं, मैं बोलने दीजिए, मुझे तो ऐसा लगता है राहुल गांधी अब सोनिया जी को डांट रहे होंगे कि आपने ये प्रियंका को बुलवा के भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत एक्टिव कर दिया। उनके विषय पर आज हम नहीं बात कर रहे, आज हम आपके विषय पर बात कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। चलिए एक सवाल एस के दत्ता साहब से। दत्ता साहब, आरएसएस की तरफ से ये जो कहा गया है कि अब वरिष्ठ नेताओं को भी समझना चाहिए कि युवाओं के लिए जगह छोड़ दी जाए, इसका क्या मतलब आप निकाल रहे हैं? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं और कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी के परिपक्ष में नहीं, मैं समझता हूं कि देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये चीज पे गंभीरतापूर्ण सोचने की आवश्यकता है। मैं लगातार कहता आया हूं कि जितने सारे वरिष्ठ लोग हैं उनकी अपनी इनिंग्स रही है देश के निर्माण के प्रोसेस में और देश को अच्छी तरह से निर्माण किए, बंटाधार भी किए हैं, जो भी हो, पर उनकी लेगेसी अब खत्म हो चुकी है। उनके लिए दो ऑप्शन मैंने हमेशा एडवोकेट किया है किसी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता के लिए, यह केवल भारतीय जनता पार्टी के परिपक्ष में नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि राज्यसभा एक जगह होता है जिसके माध्यम से भी वो अपना विचार रख सकते हैं लोगों के बीच में और संसद के अंदर। दूसरा, एक एडवाइजरी बोर्ड का भी एक पैनल होता है, उस एडवाइजरी बोर्ड में आपने एडवाइसेस दे और आपने सोच रखे और अपनी चीजों को रखे और सरकार को भी एक सही तरह का गाइडेंस दे और एक सही हिसाब से चलने की रणनीति बताए। पर हाँ, ये जरूर है कि ये एक युवा देश है, इस देश में लगभग 60% के आसपास पॉपुलेशन युवा पॉपुलेशन है, तो कभी ना कभी आज नहीं तो कल सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन को आपको मौका देना पड़ेगा। आप अगर मौका नहीं देंगे, अपेक्षाएं जिस हिसाब से बढ़ रही है पूरे देश में और युवा लोग जिस तरह से अपेक्षा कर रहे हैं और जिस हिसाब से चीजों को लेके एक उत्तेजित भी है और आक्रोश भी है, आज अगर आप मौका नहीं देंगे तो कल आपसे ये मौका छीन लिया जाएगा। और देश ने कई बार दिखा चुका है ये चीज, तमाम तरह के जिस तरह के प्रदर्शन हुए, तमाम तरह के जिस तरह की चीज हुए, आज के डेट में लोग क्विक डिलीवरी मांगते हैं। आज के डेट में लोग चाहते हैं कि गवर्नेंस सही तरह से हो, बुनियादी मुद्दों पे चीजें केंद्रित हो और उन सब चीजों को एड्रेस भी किया जाए और जल्द से जल्द उन सब चीजों का एक तरह से समाधान भी निकाला जाए। तो मेरा तो व्यक्तिगत राय यह है कि चाहे वो कांग्रेस की क्यों ना हो या फिर भाजपा की क्यों ना हो, जितने सारे वरिष्ठ लोग हैं वो लोग सम्मानपूर्वक रिटायरमेंट ले या फिर अपर हाउस पे जाए या फिर एडवाइजरी बोर्ड पे रहे और उस चीज को लेके काम करे। क्या लगता है दत्ता साहब, तो इस समय जो बीजेपी के अंदर स्थिति दिख रही है, आपको लगता है कि अब ऐसा होगा लाल कृष्ण आडवाणी या फिर मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, ये लोग रिटायरमेंट लेने के लिए तैयार होंगे? जहां आडवाणी जी की जहां बात आती है, आडवाणी जी की बहुत ही लंबा इनिंग्स रहा है राजनीति में और आज भारतीय जनता पार्टी जो कुछ है और जिस हिसाब से भाजपा की एक मजबूती है, उसके पीछे अगर श्रेय अगर जाता है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और आडवाणी जी को जाता है, जिन लोगों ने मतलब पूरा ये निर्माण का काम किया है भारतीय जनता पार्टी को जिस हिसाब से स्थापित किए हैं। तो उस चीज का सम्मान करते हुए बीजेपी को भी उनके जितने सारी चीजें हैं उन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और मेरा खुद का मानना है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अगर चेयरपर्सन अगर बन जाते हैं या फिर लोकसभा के अगर अध्यक्ष बनते हैं तो वो अपने आप में बहुत ही सम्मानीय पद है और उस चीज पे मुझे लगता है कि आडवाणी जी से बेटर कोई उस चीज का एक तरह से मतलब जस्टिस दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। बिल्कुल। चलिए अब आखिर में प्रवीण जी आपसे भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगी कि क्या कुछ लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी तरफ से क्या कुछ कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब जो लंबा एक अनुभव, उनका कटु अनुभव भी रहा तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ, हालांकि उन्होंने कभी इसको जाहिर नहीं होने दिया, उसे किस तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी? सबको उनके उपयुक्त जिम्मेवारियां देंगे, बिल्कुल। आप इसमें बिल्कुल किसी प्रकार का संदेह न रखें। नरेंद्र मोदी जी किसी से भी कोई व्यक्तिगत द्वेष रखते हो, मुझे तो ऐसा लगता नहीं। जिस तरह कुछ लोग कहते थे कि गांधीनगर से उन्हें हरवा देंगे, आज देखिए शायद देश में सबसे बड़े मार्जिन से जो 5 लोग जीतेंगे उसमें आडवाणी जी का मार्जिन रहेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि चाहे सुषमा जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे जोशी जी, सबको सम्मानपूर्ण मिलेगा मोदी सरकार में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दत्ता साहब आपका भी और प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में
शामिल होने के लिए। अब देखना होगा कि ये मुलाकातों का जो दौर है, जो सिलसिला है, जो हलचल है तेज हुई है बीजेपी के अंदर, वो कब तक चलती है और क्या कुछ निकल कर आता है, खासतौर पर वरिष्ठ नेता जो कि कभी न कभी नाराज थे, और क्या उनकी नाराजगी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी की कोशिशें किस तरह की होगी, आने वाले दिनों में भी लगातार हमारी नजर इन तमाम गतिविधियों पर लगी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का।